अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़। क्वेश्चन दिया था मैंने 21 और 2, तो अगर किया है, अगर तो कोई मसला नहीं होगा। है तो पूछ लें। है क्या करने के लिए? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। अच्छा, अगर प्राइस वेरिएंस और यूजेज वेरिएंस को प्लस कर लें तो भी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है, तो वो भी इसी का फॉर्मूला है। तो प्लस नहीं किया हुआ सबको, ऐसी तो किया हुआ है। कैसे निकाला कॉस्ट वेरिएंस? क्या इतराज है इसमें? हाँ, टोटल किया ना जी। मिक्स और झील, हाँ। तो ये तो मैंने आपको एक बार पहले बताया हुआ है ना कि अगर रिकंस्ट्रक्शन है और सवाल में मिक्स और झील भी है तो यूजेज की जगह मिक्स और झील आ जाएंगे, तो वही किया हुआ है। कॉस्ट की रिकंस्ट्रक्शन मांगी थी, बताया हुआ कॉस्ट की रिकंस्ट्रक्शन क्या होती है। एक्चुअल कॉस्ट से शुरू करें, वेरिएंसेस डालें, मटेरियल लेबर सबकी पड़ी है ना कॉस्ट वेरिएंसेस, तो वही किया हुआ है रिकंस्ट्रक्शन। लेकिन एमक्यू को तोड़ सकते हैं ना, तो फिर उसकी जगह मिक्स और झील लिख देंगे जी। हाँ हाँ, तो वेरिएंसेस को ऐड करके एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट आ रही है। एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट कैसे निकलेगी? हाँ, तो यही किया हुआ है। आप पूछ रहे हैं 27,600 कैसे निकला है, तो यही तो किया हुआ है यार। हर एक के किलो बताए, मैं उनके साथ उनका रेट बताया, यही तो किया। और क्या किया है? क्वेश्चन 22 पूछ रहे हो ना, तो जो तीनों के ए और बी सी तीनों के किलोस बताए हुए एक्चुअल, और तीनों का साथ रेट बताया हुआ, तो वही मल्टीप्लाई तो किया। और क्या किया? एक्चुअल डाटा फॉर द मंथ में। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि ये मटेरियल के किलो यूज्ड कैसे निकले? हाँ, एक ही बात है। अरे भाई, एक है एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट, एक है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, ये तो अलग अलग चीजें हैं। क्वेश्चन 21, 22। अच्छा भाई, एक सवाल होमवर्क और करें कल, ताकि इसको खत्म करें, बस बहुत हो गया। वो है स्प्रिंग 19, मेरी बुक में पेज 185, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें ना ये क्वेश्चन एग्जामिनर ने जो डिजाइन किया हुआ था, अच्छा ये बातें जाहिर है आपको पेपर में बैठ कर नहीं क्लिक करनी थी, इसमें केयरलेस मिस्टेक थी एग्जामिनर की, थी एक मिस्टेक, हो गया मिस्टेक थी। मैंने वो मिस्टेक अकॉर्डिंगली ठीक की है। मिस्टेक ये थी कि प्रोडक्ट जिस तरह से सवाल डिजाइन था और जिस तरह से आंसर भी इवन के निकला हुआ है, वो केजीज वाला काम बनता है, जबकि एग्जामिनर ने इसमें क्वेश्चन में यूनिट्स लिखा हुआ था, वो मैंने अकॉर्डिंगली यूनिट्स काट के केजीज कर दिया हुआ है। इस तरह की गलतियां हो जाती थी पहले, अब बेहतरी हो गई है बहुत सारी, आगे भी और बेहतरी हो जाएगी। तो स्प्रिंग 19 अटेम्प्ट का सवाल है, मेरी बुक में पेज 185, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें मटेरियल और लेबर दोनों ही अच्छे हैं कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये अगर आप कराएंगे तो मेहरबानी आपकी, कराएंगे। सामा पॉज करना, वो बता दिया क्वेश्चन। हाँ, ये कर लें तो अच्छी बात है यार, डिस्कस हो सकेगा कल। और मैंने हाइलो मेथड करवा दिया और बस। अच्छा, जब सवाल किया था परसों हाइलो मेथड का, उस सवाल के डाटा क्या है? हाँ, खुद ही जो बनाया था। कितने महीनों का डाटा था इसमें? 4। हमने इन 4 में से 2 लिए और उन 2 को यूज करके ए और बी कैलकुलेट कर लिया। इन चारों के अंदर ए और बी सेम है, क्या मतलब है? ए यानी फिक्स कॉस्ट, इन चारों महीनों में फिक्स कॉस्ट ये इतनी 15,000 ही है चारों में।
और वेरिएबल कॉस्ट निकाली थी 25, चारों में वो 25 ही है। तो हाइलो मेथड जिस डेटा पे लगा रहे हैं, ले हम बेशक उनमें से दो एक्सट्रीम्स रहे हैं, लेकिन उनमें ए और बी सेम है। लेकिन अगर सेम ना हुआ, अगर ए और बी यानी पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट ये हो गई चेंज। चेंज क्यों हो गई? प्रोडक्शन एक खास लेवल से बढ़ने के बाद हो सकता है कि एक्स्ट्रा लोग रखने पड़े, एक्स्ट्रा मशीन किराए पे लानी पड़े, फिक्स कॉस्ट बढ़ सकती है। फिर हो सकता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो जाए। तो अब हाइलो मेथड कैसे लगेगा वो सिखाने लगा। हाइलो मेथड ही करा रहा हूं, ये हाइलो मेथड ही है। जी जी अच्छा, ये हाई और लो जो ढूंढना है ये यूनिट्स के हिसाब से कि खर्चों के हिसाब से? कोई भी ले सकते हैं, एक ही बात है। तो फिर वो बिजनेस ये करेगा, अगर कोई इस तरह का महीना आ भी गया, बिजनेस की बात कर रहा हूं, तो बिजनेस फिर ये करेगा कि उस महीने को छोड़ के बाकी उसके अलावा यदि वो कुछ अनइवन होगा, कुछ अब नॉर्मल होगा तो उसको छोड़ देगा, बाकी महीने देख लेगा। तो इसलिए आपके सवाल में ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। एग्जाम्पल से करा रहा हूं ये। अच्छा, प्री सीवीपी पढ़ा रहा हूं मैं, यानी इसमें आपको एक तो हाइलो मेथड सिखा रहा हूं और दूसरा वही वो ये बताना था कि इन्फ्लेशन किस पे लगेगी और प्रोडक्शन ग्रोथ किस पे लगेगी। सीवीपी में इस्तेमाल होना है इन चीजों का। हाइलो मेथड सवाल में नाम लेके पूछा होगा नहीं, बस ये सीवीपी के चैप्टर्स में इस्तेमाल होता है।
नहीं, 6 महीने का डाटा है और ये लिखा हुआ है कि जिस महीने में प्रोडक्शन 700 यूनिट से एक्सीड कर गई थी उसमें फिक्स्ड ओवरहेड्स भी फिर 4000 ज्यादा हो गए थे। किससे ज्यादा? जो बाकी महीने में होते थे। और इसी तरह से अगर प्रोडक्शन किसी महीने में 350 से ऊपर हो गई थी तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 10% कम हो गई थी। किससे कम? जो बाकी महीनों में होती थी। और 6 महीने तो गुजर गए। अब जुलाई की बजटेड प्रोडक्शन बताई हुई है। सिनेरियो ए 200 यूनिट्स, बी 470, सी 840। तो पूछा है बजटेड टोटल एफओएच कितने होंगे। मुझसे पूछा, मैं करता हूं जी। तो हमने तो वैसे अगली टाइम में नहीं पढ़ना। उठना जरा, देखो वो बाहर ऑफिस बॉय होगा कोई, इसको कहना नहीं चला दे। नहीं चला लो यार। हो गई ऑन खुद ही? वो स्क्रीन हो गई ऑन कि नहीं? ऐसे देखो बेटे, बाहर शकील होगा, उसको कहना। चल गई स्क्रीन? नोट कर लिया? सारे सवाल नोट कर लिया? क्योंकि जो जवाब समझा रहा हूं उस पर गौर करें। सारे नोटेड ना? सारे फारिग होकर नोट करके। अब इस सवाल में हाइलो मेथड लगाने के लिए जो काम करना है वो आप ना लिखते भी जाना। मैं तो सोल्यूशन कर रहा हूं, लेकिन जो बोल रहा हूं कि ये काम करना है वो लिखें भी। सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि इस डाटा को रीअरेंज करेंगे, महीने वाइज नहीं, इसके हिसाब से। चाहे कम से शुरू ज्यादा की तरफ चले जाए, चाहे ज्यादा से कम की तरफ चले जाए, कम से ज्यादा की तरफ चले जाए। चले, सबसे पहला काम ये होगा। अच्छा, कब काम क्या हो रहा है? क्या क्या चीज है ये? हाइलो मेथड लगा रहे हैं अगर ए और बी चेंज हो रहे हैं तो सबसे पहला काम यह करना है कि डाटा को रीअरेंज करना है कम से शुरू करके। कम, ज्यादा, 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 बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। तो हम इसको रीअरेंज करके लिखते हैं। यह सोल्यूशन हो रहा है। हम डाटा को रीअरेंज करके दोबारा लिखेंगे।
जी 240 फिर 310 फिर 390 460 690 720 हो गए 6। सत्ताईस 200 29300 30530 32420 38630 43440। सबसे पहला काम ये किया है कि आप इस डाटा को रीअरेंज करें, असेंडिंग ऑर्डर कह लें। अच्छा, अभी इसमें हाइलो मेथड नहीं लगना, अभी हाइलो मेथड नहीं लगना। एक काम और करना है, जबानी भी कर सकते हैं लेकिन लिख के कर लेंगे तो आपकी आसानी होगी। इन 6 वैल्यूज में से डिवीजन करनी है, एक फिक्स कॉस्ट की बेस पे और एक वेरिएबल कॉस्ट की बेस पे। डिवीजन से मुराद क्या है? फिक्स कॉस्ट कहां जाके चेंज हो रही है? 700 से ऊपर, यानी ये अलग और ये अलग। फिक्स कॉस्ट की बेस पे आप इन सारी लाइन आइटम्स की ये बरादरियां बना दें, ये अलग है, ये अलग है। यहां पर क्यों लगाया इसको? इसके बाद फिक्स कॉस्ट बढ़ रही है, इससे पहले पहले सब पैसे में, मिसाल के तौर पे अगर 10,000 की तो यहां भी 10 है, यहां भी 10 है, यहां भी 10 है, यहां भी 10 है, यहां भी 10 है और यहां 14,000 हो जाएगी। तो इस सारे डाटा को पहले तमीज से तरतीब से लिखें, फिर फिक्स कॉस्ट की बेस पे इस डाटा में डिवीजन कर लें। अभी तो मैंने इस सवाल में एक चेंज किया है ना, हो सकता है सवाल में कहा होता कि फिक्स कॉस्ट जब 300 से ऊपर जाएगी तो 4,000 मजीद बढ़ जाएगी, फिर जब 600 से ऊपर जाएगी तो 7,000 और बढ़ जाएगी। 3 डिवीजन आ जाती है फिर इसमें। तो जितने सवाल में फिक्स कॉस्ट के एतबार से स्लैब्स बनाई हुई हैं, आप वो स्लैब आइडेंटिफाई कर लें। पहले डाटा को तमीज से लिखा, फिर उसके बाद उन्हें स्लैब्स बना ली फिक्स कॉस्ट के एतबार से। इसी तरह यही वाला काम वेरिएबल के हिसाब से भी करना है। अब वेरिएबल के हिसाब से तमीज कौन सी बनेगी? नहीं, जून से नहीं, ये तो महीने तो आगे पीछे हैं। 350 है ना, तो वेरिएबल के एतबार से ये और ये, तो वेरिएबल और फिक्स के एतबार से पहले डाटा को तोड़ लें। और ये 2 टुकड़ों में नहीं टूटेगा, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है सवाल में कितनी कैटेगरीज बनाई गई हैं। तो पहले सारी डाटा को तरतीब से लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में, उसके बाद फिक्स के एतबार से भी इनको क्लासेस में तोड़ लें, कैटेगरीज कह लें, क्लासेस कह लें, बरादरियां कह लें, स्लैब्स कह लें। फिक्स के हिसाब से भी तोड़ना और वेरिएबल के हिसाब से भी तोड़ना। पहले यहां तक देखिए, बात समझ आई है जी? यानी अगर ये 50 रुपए थी इधर पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, तो इधर कितनी है? 45, क्योंकि 10% रिड्यूस हो जाएगी। तो जो सवाल में वेरिएबल और फिक्स के स्लैब्स बनाए गए हैं, आप तरतीब से लिखे हुए डाटा को पहले उन स्लैब्स में बांट दें। यहां तक हो गया? ये हरी और नीली लाइन ओके? अब हमने इसमें वो रेंज चुननी है विद इन विच सब ए सेम है, सब बी सेम है। नहीं समझ आई? ये जो रेंज है, ये इस रेंज में जितनी लाइनें हैं, सब में वेरिएबल कॉस्ट सेम है, सब में फिक्स कॉस्ट सेम है। और वैसे तो उसी से काम चल गया, लेकिन हाइलो मेथड के लिए कितनी लाइनें चाहिए होती हैं? कम से कम 2। तो ये भी एक पॉसिबल हो सकती है। इस रेंज में वेरिएबल भी सेम है, फिक्स भी। किससे सेम है? क्या मतलब सेम है? किससे सेम है? उस बरादरी के अंदर जितनी भी लाइनें हैं, सब में बी एक ही है, सब में ए एक ही है। ये लाल अब मैंने बरादरी बना ली। ये नीली और हरी लाइनें क्या की थी? डिवाइड किया था किस बेस पे? जो सवाल में फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट की डिवीजन बताई हुई थी। उस डिवीजन को बताने के बाद अब आपने लाल लाल बरादरियां हाईलाइट करनी है, और ये ऐसे चुननी है कि विद इन दैट बरादरी फिक्स्ड भी सब में सेम हो, वेरिएबल भी सब में सेम। और अब जो हाइलो मेथड लगना है, वो एक बरादरी के अंदर दूसरे बरादरी के हाई पे नजर नहीं डालनी, एक बरादरी के अंदर ही हाइलो मेथड लगेगा। इस सवाल में अब हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। बस अब ये हाइलो है। स्टेप दोबारा बता रहा हूं, और ये सारी बातें हुई क्यों नहीं है, क्या हो रही है बात? अगर स्लैब्स डिफरेंट हैं, ए और बी चेंज हो रही हैं, तो सबसे पहला काम क्या किया? डाटा को रीअरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में, कम से ज्यादा की तरफ। फिर उसके बाद डिवीजन कर दी वेरिएबल के एतबार से भी, फिक्स के एतबार से भी, जिसकी भी स्लैब्स बताई हुई थी। और जब ये स्लैब्स बन गई, तो उनमें से फिर वो रेंज ढूंढी है विद इन विच जितनी लाइनें हैं, उन सब में ए भी कॉमन है और बी भी कॉमन है। ये लाल हरी नीली बात समझ आई है तो सोल्यूशन आगे चलेगा। अगर यही समझ नहीं आई तो आप पूछ लें मजीद। हरी नीली लाल सब है जी? अच्छा, पहले काली वाली लाइनें बताइए क्या है?
हाँ जी है, किसको अरेंज किया, कैसे किया है, ठीक है। उसके बाद नीली लाइन क्या लगाई है? अच्छा, इस नीली लाइन का क्या मतलब है? कब? अगले महीने। जब प्रोडक्शन जिस भी महीने में 700 यूनिट से कम रही है, उन महीनों में हमें एक्स्ट्रा मशीन किराए पे नहीं लानी पड़ी। मिसाल दे रहा हूं मशीन की, तो फिक्स कॉस्ट होती थी मिसाल के तौर पे 10,000। लेकिन अगर किसी महीने में प्रोडक्शन 700 यूनिट से ज्यादा हुई तो उस महीने में फिक्स कॉस्ट 10 की बजाय 14,000 हुई। ये इस लाइन का मतलब है। इस लाइन का मतलब यह है कि जिस महीने में प्रोडक्शन होती थी 350 यूनिट से कम, थोड़ा मटेरियल खरीदते थे, थोड़ा लेबर लाते थे, अच्छा रेट नेगोशिएट नहीं कर पाते थे, तो पर यूनिट कॉस्ट हुआ करती थी वेरिएबल लेट से 50 रुपए। लेकिन जब प्रोडक्शन ज्यादा होती थी तो हम ज्यादा मटेरियल खरीदते होंगे, ज्यादा लेबर लाते होंगे, रेट अच्छे नेगोशिएट हो जाते होंगे, तो अब हमें वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 50 की बजाय 45 पड़ती थी। ये सवाल में ये स्लैब्स का डाटा बता दिया। हमने तरतीब इसलिए बनानी जरूरी थी ताकि स्लैब्स आइडेंटिफाई कर सके। अब ये नीली और हरी ये स्लैब्स किस बेस पर आइडेंटिफाई कर ली? जो सवाल में बनाई हुई थी। अब जब ये आइडेंटिफाई हो गई ना, तो फिर हमने इनमें से वो रेंज लेनी है विद इन विच सारे बी भी एक दूसरे से सेम हो और सारे ए भी एक दूसरे से सेम हो। इन दोनों लाइनों में बी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम है कि डिफरेंट है? इन दोनों लाइनों में, तो इसलिए ये एक रेंज के अंदर नहीं आ पाए। इन दोनों में फिक्स कॉस्ट पर मंथ सेम है लेकिन वेरिएबल डिफरेंट थी, इसलिए ये एक रेंज के अंदर नहीं आ सके। इन तीनों लाइनों के अंदर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी हर एक में बराबर है और फिक्स कॉस्ट पर मंथ भी हर एक में बराबर है। तो हाई लो मेथड लगेगा ही तब जब सारी लाइनों के अंदर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी सेम हो और फिक्स कॉस्ट भी पर मंथ सेम हो। ये लाल लाल बरादरी ओके। अब हम इस दूसरी वाली बरादरी इसमें लगाते हैं हाई लो मेथड। अच्छा, अब आप एग्जाम में इसको सॉल्व कैसे करेंगे? बिल्कुल ऐसे ही कर लें। ये तो मैंने आपको ऐसे जवाब बता दिया कि ये बरादरी भी ले सकते हैं, लेकिन मैं अभी फिलहाल सोल्यूशन कर रहा हूं इस दूसरी बरादरी की बेस पे। तो आपने ये हरी नीली लाइन लगाई होगी और फिर ये लाल लाल हाईलाइट कर लिया होगा, तो एग्जामिनर को पता ही चल जाएगा कि इस पे वो हाई लो लगाने लगा। अब जब हम इस पे हाई लो मेथड लगाएंगे तो इनमें हाई कौन सा और लो कौन सा? तो यूनिट्स आ गए इसके 690, इसके आगे 390, टोटल कॉस्ट आ गई डिफरेंस 8100। तो यहां से बी निकल आया 8100 डिवाइडेड बाय 327 पर यूनिट। और अब इस 27 को इन दोनों में से किसी में भी पुट कर दें, इसमें पुट कर लें चलें। तो इसका y है 38630 इज इक्वल टू a पता नहीं प्लस 27 इंटू, तो यहां से a आ जाएगी 20,000। ये हमने इस रेंज का a और b निकाल लिया। सवाल बता दूं? अच्छा, अब सवाल की जो रिक्वायरमेंट थी ना, उस तक पहुंचने के लिए वैसे तो डायरेक्ट मैं फॉर्मूला भी बना सकता हूं, लेकिन बेहतर है आपके लिए भी, पेपर एग्जाम मार्कर के लिए भी, कि अब इसका वो इक्वेशन फॉर्म लिख लें, कॉस्ट फंक्शन जिसको मैंने कहा था, फॉर प्रोडक्शन लेस देन 350 यूनिट्स, फॉर प्रोडक्शन between
350 to 700 यूनिट्स फॉर प्रोडक्शन अबव 700 यूनिट्स। हमने ये जो अभी इस वक्त ए और बी निकाला है वो इसमें से कौन सी बरादरी के लिए? इसके लिए। यानी हमने इस वक्त निकाल लिया हुआ है y इज इक्वल टू 20,000 प्लस 27x। इस बरादरी के लिए क्या होगा? 4,000 ऐड हो जाएगा, यानी क्या बन जाएगा? 24,000 प्लस 27x। और इसके लिए ये जो थी वो 10% रिड्यूस हुई थी। इधर जो पहले थी ये रिड्यूस होकर जहां तक पहुंची है, ये 90% है, तो 90 से क्रॉस करेंगे तो 30 आएगा। आप बताएं लाल वाली रिक्वायरमेंट, अगर 200 यूनिट्स हो तो कौन सा यूज करूं? पहले वाला। तो 200 यूनिट्स के लिए टोटल एफर्ट क्या आ जाएगा? 20,000 प्लस 30 इंटू 200। और अगर 470 यूनिट्स हुए 20,000 प्लस 27 इंटू 470। अगर 840 यूनिट्स हुए 24,000 प्लस 27 इंटू 840। ये हाइलो मेथड होता है। नहीं ये तो एक वर्किंग है क्या? मुश्किल से 3-4 नंबर की कहां मुश्किल है यार? चले प्री सीवीपी डन। अब शुरू करते हैं सीवीपी। अच्छा चैप्टर में सीवीपी के अंदर ना ये फिक्स वेरिएबल ये बहुत ज्यादा है और इसके सवालों के अंदर आपसे ये हाइलो मेथड हो जाना था टेस्ट, तो इसलिए मैंने पहले हाइलो मेथड करा दिया। इसी तरह ये जो इससे पहले चीज बताई थी कि इन्फ्लेशन लगनी है किस पे और यूनिट प्रोडक्शन किस पे लगनी है, वो इस चैप्टर में बहुत काम आनी है चीजें, इसलिए वो मैं प्री सीवीपी कह के बता रहा था। अच्छा मैंने जुबानी बोला है, आप तो लिखे ना, इनका आंसर लिखे। फिर कहीं अगस्त में पढ़ने बैठेंगे फिर आपको पता नहीं चलना कि आंसर क्या था। इसका आंसर करें कैलकुलेट है क्या? ये एक्चुअल डाटा था नहीं, इसमें जो मैंने अभी लाल वाली फिगर्स पुट की हैं ये कॉस्ट फंक्शन बनाए इसलिए होता है कि अब अगर हम देखना चाहें अब क्या होगा तो ये उसी के लिए बना होता है। फंक्शन बनाए इसलिए ताकि वैल्यूज बदल के देखें तो अब क्या होगा, इतना हो तो क्या होगा, इतना हो तो क्या होगा, इसीलिए बनता है। तो जुलाई के मांगे हैं ना मैंने। आप बताएं किसमें फॉल कर रहा है 200? 700 से ज्यादा है 200। ये इसकी बेस पे बनाया ना, ये जो हमने लाल नीली और हरी लाइनें लगाई थी। अच्छा ये मैंने ये 3 बरादरियां कैसे बना ली हैं?
ये जो मैंने हरी और नीली लाइनें लगाने के बाद वो लाल लाल बरादियां बनाई थी, मैंने वो किया है। देखिए, जब तक 350 से कम है तब तक एक फिक्स कॉस्ट है, एक वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है। उसके बाद क्या चेंज होगा? वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो जाएगी। यार 350 क्रॉस होगा तो वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो जाएगी, फिर कॉस्ट चेंज नहीं हुई। फिर उसके बाद फिर चेंज आएगी, कब? इसका मतलब जब तक 700 नहीं आता तब तक ये रहेगा। फिर 700 भी क्रॉस होगा तो ये भी चेंज हो जाएगी। ये इस बेस पे 3 बनाई है। अब इसमें से हम देख लेंगे कौन सा किस क्लास में फॉल कर रहा है। मेरी बुक में है ये चैप्टर 11। अच्छा, इस चैप्टर में है क्या और करना क्या क्या है? सेल्स यानी यूनिट्स इनटू सेल प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, यूनिट्स इनटू वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, यूनिट्स इनटू इज इक्वल टू प्रॉफिट। प्रॉफिट और क्या है? ये सीवीपी है। ये सारी कॉस्ट है, तो यूनिट्स का कम ज्यादा होना कॉस्ट को अफेक्ट करेगा। इसको नहीं, इसको करेगा। अच्छा, प्रॉफिट को अफेक्ट करेगा यूनिट्स का कम ज्यादा होना। फिक्स कॉस्ट को अफेक्ट नहीं करेगा बेशक, लेकिन सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट को अफेक्ट करेगा। तो यूनिट्स मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम का कॉस्ट और प्रॉफिट से क्या रिलेशन है, ये है इस चैप्टर के अंदर डिस्कस्ड। इस चैप्टर के अंदर डिफरेंट एक्टिविटी लेवल पे ना कॉस्ट और प्रॉफिट, इनका क्या रिलेशन है, ये पढ़ना है चैप्टर के अंदर। इसलिए ये जब से फिक्स्ड और वेरिएबल तोड़ने की जरूरत पड़ी है ना, तभी से चैप्टर में देखें आप, हर चैप्टर के अंदर फिक्स वेरिएबल अलग अलग आ रहा है। प्रोसेस कॉस्टिंग से पहले तक मैंने नहीं किया हुआ था, लेकिन जब मार्जिन एब्जॉर्प्शन लाना था तो हमने फिक्स और वेरिएबल तोड़े हैं। तो अब जितने भी चैप्टर आगे चल रहे हैं उसमें फिक्स और वेरिएबल हम तोड़ के चल रहे हैं। तो इसमें भी ना खर्चों में फिक्स वेरिएबल अलग अलग चाहिए होता है। तो इस चैप्टर में मेनली यूनिट्स के साथ कॉस्ट और प्रॉफिट का रिलेशन डिस्कस होना है। अच्छा, ये तो हो गई हवाई बात। सर हमने क्या करना है? तो आपके सारे सवालों के लिए मैंने इस चैप्टर के सवालों को ना 4 टुकड़ों में बांटा हुआ है। पहले भी ऐसे ही करता हूं, सारे चैप्टर को मैंने मुख्तलिफ केसेस में बांटा होता है। तो इसको भी मैं ना अब 4 हेडिंग में बांट के पढ़ाऊंगा। एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे मशहूर चीज है ब्रेक इवन। अच्छा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट तो लेक्चर ले ही चुके होंगे, कल सारा दिन बैठ के आपने 4 दफा तो ले ही लिए होंगे लेक्चर। इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लेक्चर किसी ने किए पूरे? चलो 3-4 लोगों ने कर लिए, शाबाश, पूरे इस अटेम्प्ट में। तो अच्छा, तो बहुत मुश्किल है या? हाँ, स्प्रिंग 23 का सवाल बहुत मुश्किल था, उसको समझना असल में मुश्किल था, वरना सवाल सॉल्व करने में वैसे ही है जैसे उसके टॉपिक के आपको सवाल लेक्चर में मिलेंगे प्रोबेबिलिटी वाले। सवाल बहुत मुश्किल ड्राफ्टेड था, इसलिए ना मैंने उसको अपने फॉर्मेट पे उसको सॉल्व करके दिया है। तो अब जब दुनिया वो लेक्चर देखेगी तो ही फिर डिस्कस करूंगा ना, और क्या करूं फिर। कितना सा लगेगा अभी?
ब्रेक इवन है एक, और एक है तो इसके साथ ही, लेकिन मैंने इसके सवालों को अलग रखा हुआ है कि ये तसल्ली से पहले हो जाए फिर उस पर जाऊं, तो वो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। होते हैं दोनों के सवाल इकट्ठे ही हैं, लेकिन मैंने इनको बस अलग अलग बना लिया। फिर एक चीज है जिसको मैं कह देता हूं टारगेट सेटिंग। अच्छा, आप में से जो रिपीटर बच्चे हैं या बड़े हैं, रिपीट कर ही चले जा रहे हैं, तो एक चैप्टर टारगेट कॉस्टिंग आना है आगे, ये वो नहीं है, ये वो नहीं है, वो कुछ और चीज है, वो किसी संडे को फड़काऊंगा, वो कोई और चीज है। तो टारगेट सेटिंग से मेरी मुराद है, इसमें हम ऐसे सवाल देखेंगे जिनमें कोई प्राइस सेट करनी होगी, फिर कोई हो सकता है टारगेट सेल हो, यूनिट्स सेल हो, कि हम अगर सर्वाइव करना चाहते हैं या इतना कमाना चाहते हैं तो कितने यूनिट्स बनाने पड़ेंगे, कितने बेचने पड़ेंगे, प्राइस क्या रखनी पड़ेगी। ये इस टॉपिक के मुश्किल सवालों में ये यहां होते हैं टारगेट सेटिंग में। और चौथी कैटेगरी मैंने बना ली, जो कहीं किसी चैप्टर में फिट होते नहीं लग रहे थे मुझे, तो उनको देख के लगता था कि यहीं पर ही डाल देते हैं इसको, तो उसको मैं इस हेडिंग में समेटूंगा। ये कह देता हूं जी इफेक्ट या इम्पैक्ट कह लेते हैं ऑन प्रॉफिट्स ऑफ सर्टेन एक्शंस। हो सकता है सवाल में कहा हो कि मैनेजमेंट एक मार्केटिंग एजेंसी हायर करना चाह रही है और उससे ये फायदे होंगे, अपने लोगों को हम निकाल भी देंगे, तो बताएं प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा। या हो सकता है कंपनी मैनेजमेंट ने फैसला किया कि प्लांट को अपग्रेड कर लें, तो बताएं प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा। तो इस तरह की ना कुछ हरकतें मैनेजमेंट ने करी होंगी, उनका प्रॉफिट पे इफेक्ट। ये मैंने 4 हिस्सों में बांटा हुआ इस चैप्टर के सवालों को और इन चारों हिस्सों पे जाने से पहले, ये अभी कराऊंगा कल करा दूं, हाँ तो ये मैंने कल ही सोचा था, ये 4 हिस्से करूंगा अलग से शुरू। इससे पहले इन तक जाने से पहले ये वो बहुत नई चीज है आपके लिए, तो बस इसी के ऊपर ना कुछ जोड़ तोड़ करके मैंने कुछ 6-7 फार्मूले निकाले हैं। ऐसा नहीं है कि वेरिएंसेस की तरह बुजुर्गों के बनाए हुए फार्मूले, मैं 7 को 70 भी कर सकता था, बस वैसे ही ताकि इस एंगल से ना कुछ छोटी छोटी चीजों की रिवीजन हो जाए। तो इनको मैं कह देता हूं कुछ बेसिक से फार्मूले हैं जो कि इस चैप्टर में हमें करने होंगे इस्तेमाल। इनफैक्ट मैं ये भी शायद इसी से डराइव कर रहा हूं, तो वो आप आ जाए, पेज पहला ही होगा चैप्टर का, इस चैप्टर का पहला ही पेज, चैप्टर 11 का पहला ही पेज 231। मैंने ना कुछ बेसिक फार्मूले बना के लिखे हैं और फिर बता रहा हूं वेरिएंसेस की तरह ये कोई बुजुर्गों के बनाए हुए फार्मूले नहीं है। ये मैंने ना इसी चीज के ऊपर, यानी सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, प्रॉफिट, कंट्रीब्यूशन, इसी के ऊपर मैंने कुछ शक्लें बनाई हुई, ये सवालों में इस्तेमाल होती हैं। और ये नया कुछ नहीं, आपने पढ़ा हुआ है सारा, बस सॉर्ट ऑफ रिवीजन कह लें। अच्छा, मैं ना इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखने लगा था किताब में, फिर मुझे लगा कि वो मिक्स हो जाएंगे आपस में, तो मैंने ना टेबल बना के ना लाइनें लिख दी। और अगर आपको ये चीज समझ आ जाती है देख के तो ठीक है, वरना मैं ना कहना ये चाह रहा हूं कि दिस इज इक्वल टू ये, दिस इज, यानी जो लेफ्ट कॉलम में लिखा हुआ मैंने इज इक्वल टू जो सामने राइट में लिखा हुआ। ठीक है, सबसे पहली चीज, कोई बहुत मुश्किल काम पढ़ तो ले भाई। हाँ जी, टोटल कॉस्ट, तो कोई बहुत मुश्किल काम। दूसरा वाला देखें, अच्छा ऐसा करें कि इसमें ना नंबरिंग लगा लें, ताकि मैं आपको जब ये कहूं कि ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वो है जो मैंने फलाने नंबर में लिखा हुआ था, तो उनको रेफर करना फिर आसान हो जाए। इनकी नंबरिंग लगा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 देख लें जितने भी हैं। कितने हो गए? 9। चलें, गिनती सही आती है आपको। नंबर 2 में कोई मसला? तो ये क्या मैंने अंदर जो सेलिंग और प्रोडक्शन, ये क्या बात लिखी हुई? अगर हम टोटल वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो इनटू यूनिट्स प्रोड्यूस, अगर हम टोटल वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो इनटू यूनिट सोल्ड, ये लिखा हुआ। तीसरे में कोई मसला? बहुत मुश्किल सा मामला है तीसरा। चौथा मैंने यही सीधा करके लिखा हुआ, बस इसी को ऐसे लिखा हुआ। ठीक है, वहां रख दें, रिसेप्शन पे रख दें, बट उसको शायद आपको दे दें, मैं आता। इसी को बस ऐसे लिखा हुआ। अच्छा, मैं इसको ग्रे किया हुआ है, शेडेड किया हुआ है ये भी, और जो इससे आगे एक नंबर 9 है, ये दोनों ना इंपॉर्टेंट बहुत है, इनको याद रखते हैं। आगे जितना कुछ है मैं मोस्टली इन्हीं से डिराइव कर रहा हूँ, आगे जो कॉन्सेप्ट है ना मैं इनसे डिराइव करके दूंगा आपको, इसलिए मैंने इनको शेडेड कर दिया। नंबर 4 मैंने इसी को बस सीधा करके लिखा है। नंबर 5 ये भी पता होगा, पहले ही पढ़ेंगे तो पता लगेगा ना। ये क्या लिखा हुआ ब्रैकेट में, ये क्या काम हुआ? अगर टोटल सेल्स में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो आंसर टोटल कंट्रीब्यूशन आएगी।
सेल प्राइस पर यूनिट में से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट माइनस करेंगे तो आंसर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकलेगा। कोई मुश्किल। नंबर 6, ये क्या हो गया? नंबर 6 ये क्या बना? ये कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट निकालेंगे तो यही लिखा हुआ मैंने कि टोटल कंट्रीब्यूशन में से अगर टोटल फिक्स कॉस्ट माइनस कर दें, ये मैंने ना इसी चीज के बस मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन बना के लिखे हुए, ये कोई वेरिएंसेस की तरह के फार्मूले नहीं है, बस ऐसी कॉम्बिनेशन मुख्तलिफ बना के लिखे हुए हैं। 8 ये नई चीज है आपके लिए। अगर सेल्स है 200 मिलियन और कॉस्ट ऑफ सेल्स है 120 मिलियन, तो जीपी हो गया 80 मिलियन। जीपी मार्जिन कितना? जीपी मार्जिन 40%। अच्छा, ये तो हो गई एब्जॉर्प्शन वाली शक्ल। अगर सेल्स है 200 मिलियन, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स है या वेरिएबल कॉस्ट है 90 मिलियन, तो 110 मिलियन क्या हो गया? कंट्रीब्यूशन। ये इसका कितने परसेंट है? इसको कहते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन, कंट्रीब्यूशन रेशो, सीएस रेशो। इसको कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी कहते हैं, जी भी स्लैश करके लिख लें। सीएस रेशो को कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी बोलते हैं। जैसे जीपी एक परसेंटेज में है ना, ये भी एक परसेंटेज में है। कैसे निकला 55%? 110 डिवाइडेड बाय 200 ना, ये लिखा हुआ मैंने, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स। और ये ब्रैकेट में क्या लिखा? टोटल से निकाल लिया, टोटल से निकाल लें, टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स। पर यूनिट से निकाल लिया, पर यूनिट से निकाल लें, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेल प्राइस पर यूनिट। इसको सीएस रेशो या कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी कहते हैं। आखिरी ये लिखा हुआ मैंने, 200 मिलियन पता है, 55% पता है, ये कैसे निकालना? इसको मल्टीप्लाई कर लें तो सेल्स टोटल को सीएस रेशो से मल्टीप्लाई किया, टोटल कंट्रीब्यूशन बन गई, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं, टोटल कंट्रीब्यूशन बन गया, और उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दें तो प्रॉफिट। ये दोनों जो मैंने हाईलाइट किए हैं ना, आप देखेंगे बाकी ऑनवर्ड चैप्टर में अब इनका काफी इस्तेमाल होना है। तो ये फार्मूले मैंने कुछ लिखे हुए हैं और इनके नीचे 3 एग्जाम नोट्स हैं, तीनों पढ़ लें। इन्हीं के नीचे 3 एग्जाम नोट्स रखे हुए मैंने, तीनों पढ़ लें। पहले का मतलब जो भी एक दो दिन से कर रहे हैं। दूसरे बुलेट पॉइंट का मतलब है कि यहां पर अगर क्वेश्चन में टैक्स भी चले डल गया तो ये हमारी मुराद, ये प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट? बिफोर टैक्स है, क्योंकि टैक्स तो नहीं वेरिएबल फिक्स चीज होती है, ये तो बिजनेस के खर्चे हैं, तो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स की फिगर है। तीसरा नोट ये है कि जब मैं प्रॉफिट कह रहा हूं तो मैं नेट प्रॉफिट बोल रहा हूं, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं। सीवीपी के अंदर हम पूरे बिजनेस की बात कर रहे होते हैं, जीपी नहीं, हम नेट प्रॉफिट की बात कर रहे होते हैं। तो ये वेरिएबल कॉस्ट, कौन सी वेरिएबल कॉस्ट, कौन सी फिक्स कॉस्ट? सिर्फ प्रोडक्शन वाली नहीं, सारी प्रोडक्शन, एडमिन, सेलिंग, सारी। ये तीसरे नोट में लिखा हुआ है। इस चैप्टर में हम ओवरऑल बिजनेस को कह रहे होंगे, इसमें हम सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं ले रहे होंगे, इसमें एडमिन सेलिंग खर्चे भी। जब फिक्स कॉस्ट कह रहे हैं तो इससे हमारा फैक्ट्री के फिक्स कॉस्ट भी है, एडमिन सेलिंग फिक्स कॉस्ट भी है। कंट्रीब्यूशन जब बोल रहे हैं बाय डिफॉल्ट कौन सी कंट्रीब्यूशन कह रहे हैं? नेट कंट्रीब्यूशन, ग्रॉस कंट्रीब्यूशन, नेट। तो बाय डिफॉल्ट हम ओवरऑल बिजनेस की बात कर रहे होंगे इन सवालों के अंदर। चलिए जी, अल्लाह हाफिज।